ओके जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद रऊफ़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपका जो आज का सेशन है वो तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बाकी जो जिन स्टूडेंट्स ने अपने कैमराज ऑन किए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमराज को ऑफ कर दें। और मुझे एक बार फिर बताएं कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अच्छा, मुझे बताएं, सब लोगों को कोई डिस्टॉर्शन फील हो रही है या ठीक है आवाज़? इज इट क्लियर? ठीक है, तो जिन बच्चों का अगर कोई डिस्टॉर्शन का मसला आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनके सिग्नल का थोड़ा सा इशू है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना करा दिया है और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बार फिर करा देता हूँ कि मेरा नाम अरशद रऊफ़ है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जो पिछले 5 साल से क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जिनके ज़हनी अमराज और उनको जो आम ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात हैं उनमें मैं मदद फ़राहम करता हूँ। और स्टूडेंट्स के साथ करियर काउंसलिंग और उनको जो अपनी पढ़ाई में, अपनी डेली लाइफ में जो आने वाले मसाइल हैं उनके हल के लिए भी काउंसलिंग मैं दे रहा होता हूँ। तो और इसके साथ साथ मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ साइकोलॉजी का। और आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो आपकी जो एमबीकेट की प्रेपरेशन है और उसमें आने वाले जो मसाइल हैं जो हम समझते हैं, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते भी हैं, जो जो स्टूडेंट्स एमबीकेट की तैयारी कर रहे हैं और अपना जो करियर है उसको परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी तैयारी के सिलसिले में, जो उनको मसाइल का सामना है, तो उनके लिए एक तो जनरलाइज्ड हमने एक सॉल्यूशंस दिए हैं। और जो जनरलाइज सॉल्यूशंस के साथ साथ आपका जब हम ये सब पूरा सेशन ले लेंगे तो फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी हम उसमें ले रहे होंगे, तो आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम इसमें कैटर कर रहे होंगे। तो बेटा, एमडी कैट और मेंटल स्ट्रेंथ जो आज का हमारा बेसिकली टाइटल भी है, तो मेंटल स्ट्रेंथ का एमडी कैट के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। और बेसिकली तो आपका जो जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी ये आप जिसमें रेस में हैं होते हैं एक, और आपने अपना बेस्ट देना होता है, तो उस बेस्ट को देने के लिए आपको दिमागी तौर पे बहुत मजबूत होना पड़ता है। अब वो दिमागी मजबूती के लिए आपको सारी सी बात है, कुछ ज़हनी महारतें चाहिए होती हैं, कुछ कॉग्निटिव स्किल्स हम उन्हें कह रहे होते हैं, वो रिक्वायर हैं। और उन कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही हमें जो ज़हनी तरबियत है उसी के लिए आज का हमने ये सेशन रखा है। और आप सब जानते हैं कि अगर एक बंदा फिजिकली स्ट्रांग होगा तो ही वो ज़्यादा वजन उठा पाएगा, ज़्यादा बेहतर मूव कर पाएगा। इसी तरह अगर एक बंदा मेंटली स्ट्रांग है, मेंटल स्ट्रेंथ है उसकी, तो वो जितने भी मेंटल फंक्शंस हैं उनको जो वो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। जी बेटा, अब आवाज़ क्लियर आ रही है? कुछ लोग बच्चों ने मैसेज किए हुए हैं कि जी आवाज़ नहीं आ रही और कुछ को बहुत स्लो आ रही थी। तो अब कैसी आवाज़ आ रही है? अब ठीक है आवाज़? ओके, वेल डन। तो बेटा, हम बात कर रहे थे कि एमडी कैट के लिए मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप अपनी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको आपने अभी डेवलप करना नहीं शुरू किया, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम उनको डेवलप करना शुरू करें। और हमारा जो एक एम है, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एक मकसद है कि हम इस टेस्ट को क्रैक कर पाएँ, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ही होगा। और इसकी इम्पोर्टेंस आप सबको समझ है। और अगर आप जैसे हमने पहले बात की कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो हम जो है वो अपने बाकी जो प्रेशर्स हैं, जिनमें हमारा सबसे बड़ा यहाँ एमबीकेट में एकेडमिक प्रेशर है, हमारे टाइम के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एंग्जाइटीज़ का शिकार हो रहे हैं।
तो ये एक बड़ा ज़रूरी है अभी इस बात को समझना कि हमें अपनी ज़हनी सेहत के लिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कुछ ना कुछ काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा ये जो बेसिकली आज का जो सेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े क्लियर हैं, और उसमें हम एक तो अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस है, जो कि हमारे इस टेस्ट में, हमारे इस पूरे जर्नी में हमारे ऊपर हर तरफ से हम देखते हैं कि वो स्ट्रेस ही है, प्रेशर है, हर तरफ से खिंचाव है, और हमें जो है वो परफॉर्म करना है, हमें उन स्ट्रेसर्स के साथ लड़ना है, हमें उन चीज़ों को अपने अपने ऊपर लेते हुए, जाहिर सी बात है वो इनएविटेबल हैं, उनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते, उनसे भाग नहीं सकते। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ऐसा है कि उसको स्टडी के लिए टाइम उस तरह से खींच के निकालना पड़ता है, तो वो जाहिर सी बात है अपने उन हालात से नहीं भाग सकता, बट ही कैन लर्न कि किस तरह से उसको मैनेज करना है। और हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो है काश मेरे पास ये चीज़ें होती तो मैं ये कर लेता, काश मेरे पास टाइम थोड़ा और होता तो मैं ये कर लेता। तो आप देखिए कि दुनिया में हर वो शख्स जिसने कभी ना कभी कुछ अकम्प्लिश किया है, उसके पास वही 24 घंटे थे जो आपके पास हैं। उसको भी उन्हीं तरह के मसाइल का सामना था जिस तरह के मसाइल का आपको सामना है। तो मसला सिर्फ ये है कि हम चीज़ों को हम अपने ऊपर आने वाले जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारे ऊपर जो एकेडमिक प्रेशर है, हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, उन सबको किस नज़रिए से देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मुश्किल तो आएगी आएगी, मुश्किल सब पर आती है। तो फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कौन सा पर्सन मुश्किल से या मुश्किल आई तो उसने उसको रिएक्ट किस तरह से किया उस पर, और उसने उसका वे आउट कैसे निकाला। तो अभी हमें पता है कि जो स्ट्रेस का इम्पैक्ट है वो हमारी स्टडीज़ पे कितना बुरा जाता है, और हमारी स्टडीज़ उससे बहुत मुतासर होती हैं। और आपका जो ये जो एमडीकैट टेस्ट है, ये सारी मोमेंटम की खेल है। आप एक मोमेंटम के साथ चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपने अपना एक मोमेंटम बना लिया है, तो आप एक ख़ास फोर्स के साथ जाके उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग निकल जाएंगे। तो अगर आपका वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा, अगर आप उस लूप में नहीं आ रहे हैं, अगर आपने उस दौड़ में, उस रोलर कोस्टर में अभी तक नहीं बैठे हैं, और आपके जो स्ट्रेसर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मुतासिर होगी। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम स्ट्रेटजी सीखेंगे कि हम किस तरह से मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं और रिजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं। रिजिलियंस बेसिकली हम कहते हैं कि किस तरह से हम मुश्किल हालात का सामना करने की अहलियत पैदा करें, और कितना हम साबित कदमी के साथ टिके रहें और अपने जो एम है, अपना जो मकसद है, उस पर फोकस करें। और फिर हम किस तरह से, एक और ऑब्जेक्टिव जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करें, और जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ग्रोथ माइंडसेट अगर होगा तो हम हर रोज़ एक कदम एक कदम एक कदम चलेंगे। तो जैसे वो एक मुहावरा है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो जाहिर सी बात है हमें हर रोज़ स्टेप लेना पड़ेगा, और वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ होगा, ताकि हम खुद अपने आप को पीछे ना खींचें, हम खुद अपने आप को जो है वो अपनी तरक्की की राह में रुकावट ना बने। तो बेटा अभी जो ये कुछ लोग मुझे मैसेजेस यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये सब आखिर में हम क्वेश्चंस और आंसर्स का एक सेशन करेंगे, और उसमें इंशाल्लाह हम करेंगे। आप इनको अपने पास लिख लें, यहाँ चैट में ये ऊपर चले जाएंगे तो ये दोबारा आपको भी नहीं मिलेंगे। तो जब हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे तो फिर आप हैंड रेस कीजिएगा, तो वहाँ पर हम जो है फिर क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रेसर्स को, कुछ स्ट्रेस सोर्सेज को लिस्ट डाउन किया है कि एक एमडीकैट का जो स्टूडेंट है, जो इस जर्नी में आ गया है और अब वो उसको परसू भी कर रहा है और बड़ा मोटिवेटेड भी है, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी चीज़ें पीछे खींच रही हैं। अब वो जो पीछे उसको चीज़ें खींच रही हैं, उनमें क्या हो सकता है कि उसका एकेडमिक प्रेशर है, कि हो सकता है कि उसकी बेसिस उस तरह से डेवलप्ड नहीं है, उसने पास्ट में थोड़ी सी कम मेहनत की है और अभी उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो एकेडमिकली उसके ऊपर चीज़ों का प्रेशर है कि उसने सिलेबस को थोड़ा सा कम फोकस किया है, अभी उसने सही तरह से उन चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं किया है, मेमोराइज़ करने के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
टाइम को मैनेज करने के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा मैंने जो ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स में, जो फियर ऑफ फेलियर है, वो उनकी एनर्जी को डाउन करके रखता है। उनको उनको उतना एनर्जेटिक नहीं होने देता, उनको उतनी जोर से, उतनी शिद्दत से, उतनी चाहत से वो अपने मकसद की तरफ नहीं बढ़ पाते, सिर्फ इस वजह से कि जब वो उस खौफ में आ जाते हैं तो खौफ हमें जकड़ लेता है। अब जब खौफ जकड़ लेता है तो जाहिर सी बात है हमारी जो एनर्जी है, वो बहुत सारा एनर्जी का पार्ट वो उस खौफ के साथ लड़ने में लग जाता है। तो जब एनर्जी हमारी चूंकि लिमिटेड है और हमें उस एनर्जी को और टाइम को मैनेज करना है, तो तभी हम अपनी स्पीड बना पाएंगे, तभी हम अपना मोमेंटम बना पाएंगे। तो वो एनर्जी जब फेलियर के साथ लड़ने में लग जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो एक मकसद है उससे हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे और हम अपने आप को खुद ही खींच रहे होंगे पीछे। फिर उसके अलावा एक चीज है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि जो बच्चे एमटीकेट कर रहे हैं, जो बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली दे आर ऑल वेरी ब्रिलियंट, वेरी शाइन, वेरी जो है अपने इलाके में, अपनी जगह पे, अपने उस लोकल में वो हीरे हैं जो ऊपर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ये जायज भी हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जिंदगी मौत का मसला बन जाती हैं। और फिर जाहिर सी बात है, जैसे ही हम किसी चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और वो नॉन रियलिस्टिक हो जाती हैं चीज़ें, और हम अपनी कैपेसिटीज़ को नहीं देख रहे होते या अपनी कैपेसिटीज़ को देख भी रहे होते हैं, तो हम उनको बजाय इसके कि हम आहिस्ता 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 डेवलप करें, हम चाहते हैं कि हम एक ही दिन में छलांग मार के ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच जाए। तो वहाँ पर फिर जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पर फियर इंड्यूस हो सकता है, वहाँ पर टाइम की मैनेजमेंट ख़राब हो सकती है, और उसके साथ साथ जो बाकी इन्वायरमेंटल प्रेशर, जिनमें एकेडमिक प्रेशर सारे फहरिस्त हैं, वो भी उसमें आपको आने लगता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ही हम पीछे जितने भी हमने वो फैक्टर्स देखे जो स्ट्रेस कॉज करते हैं, तो वो स्ट्रेस आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे हाथ पांव से जान निकल जाती है, हम ठहर जाते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज द एंड, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं तो इस काबिल हूं ही नहीं कि मैं इसको क्रैक कर पाऊं, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं क्रैक कर पाया, ना कर पाया तो क्या होगा, अगर मैं मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूं तो क्या ये मेरी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अब ये जितनी भी मैंने आपको थॉट्स बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको ये सोचें बताई हैं, बेसिकली ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ये ऐसी मनफी खुदकार खुद ब खुद आने वाली सोचें हैं जिन पे हमारा बस नहीं है। और ये इनकी वजूहात वही हैं जो पीछे हमने वो स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया है और मेंशन किया है कि इन वजूहात की वजह से हमारे अंदर मनफी सोचें जन्म लेने लगती हैं। उनसे क्या होता है कि हमारा जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है वो बढ़ने लगता है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली बेटा, एंग्जाइटी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी हालत है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो फ्यूचर में आने वाले चीज़ें हैं, जो फ्यूचर के लिए हम चीज़ें एंटिसिपेट करते हैं, चाहे वो फेलियर है, चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो कोई तवक्कुआत हैं, चाहे वो हमारी अपनी हैं, चाहे वो हमारे उस्ताज़ा की हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स की हैं, तो वो हमारे अंदर कुछ खौफ पैदा कर देती हैं, वो हमें बांध देती हैं, वो हमें डराती हैं कि अच्छा, अगर मैं मेरे पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं घर वाले, या मैं खुद इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी जान इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के एक तरफ लगा हुआ हूँ, तो अगर ना हुआ तो दैट इज एंग्जाइटी, कि मुझे फ्यूचर का खौफ है कि अगर ऐसे ना हुआ तो, अगर ऐसे वैसे ना हुआ तो। और दूसरी तरफ हमें कुछ माजी के पछतावे भी हैं, कुछ माजी की चीज़ें भी हमें परेशान करती हैं। हम ये सोचते हैं कि मैंने शायद इंटर में अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैं कर सकता था, जो मुझे अब करना पड़ रही है, तो काश मैं उतनी मेहनत कर लेता, मैंने जो है वो वाला टाइम ज़ाया कर दिया। या इसके अलावा भी कि मुझे ज़िंदगी ने इतने मौके नहीं दिए थे पहले जितने मुझे अब मिल रहे हैं, तो काश ये थोड़ा सा मौका पहले मिला होता, काश मैंने पहले उस्ताद जी को ज्वाइन कर लिया होता, तो शायद मेरी जो ग्रेड्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाते। या इसी तरह के और भी जो पछतावे हो सकते हैं। तो वो पछतावे जिन्हें हम पास्ट के से लेके आते हैं, जो हमारे जहन में माजी की परेशानियों को बढ़ाते हैं और माजी के खौफ बढ़ जाते हैं और हम अपने आप को नाकारा तस्वर करने लगते हैं, उन्हें हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। तो स्ट्रेस जब भी आता है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों को लाता है, क्योंकि स्ट्रेस जब आएगा मनफी खुदकार सोचें आएंगी, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगी, और जब नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगी तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को लेके आएंगी।
अब जब ये एंजाइटी और डिप्रेशन हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले हमारी हेल्थ कंप्रोमाइज होगी। उसमें हम सबसे पहले हमारा सोना खराब होगा, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो एंक्शियस होते हैं तो उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, वो सोते हैं फिर उठ जाते हैं, सोते हैं फिर उठ जाते हैं और उनकी परेशानी ख़त्म ही नहीं हो पाती, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, वो या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इसी तरह खाने पीने का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, कुछ लोगों को बाउल सिंड्रोम हो जाते हैं, उनकी जो आंतड़ियों का निज़ाम है, जो खुराक को हजम करने का सिस्टम है वो ख़राब होने लगता है। फिर उसके अलावा जैसे ही ये चीज़ें होती हैं तो फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको नोज़िया रहेगा, आपका दिल घबराता रहेगा, आपके सर में बहुत दर्द रहता रहेगा, और इसके अलावा आपकी जो बाकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है ये स्ट्रेसर्स के साथ ये माइल्ड लेवल पे थोड़े बहुत सबको आएंगे, बट ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उस स्ट्रेस को, उस एंग्जाइटी को, उस डिप्रेशन को इतना ज़्यादा कंसीव कर लेंगे, इतना ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेंगे कि उनके ऊपर उनकी जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब होने लग जाएगी। अब जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो पढ़ाई पे फोकस खराब हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप जहां दिन में कोई 2-4 टेस्ट रेडी कर पा रहे थे, 2 से 3 किताबों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे थे, आपकी याददाश्त अच्छी हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाएगी, आपका फोकस कम होने लग जाएगा। तो जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, फोकस कम हो जाएगा, आपको फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन के फेजेस से गुजरना पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे आप स्ट्रेस में हैं, आप समझ जाएंगे अब ये वो मसला है जो वहाँ पर सर ने डिस्कस किया था, और हमें अब इससे कैसे निपटना है वो हम आगे सीखने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जब आप उसमें इंडल्ज होंगे और उनको सीख लेंगे तो इंशाल्लाह इन स्ट्रेसर्स के साथ हम निपटना भी सीख लेंगे। तो बेसिकली हमारा जो इस सेशन का पहला पर्पस है वो है कि हम मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर पाए। अच्छा, किसी और को भी आवाज का मसला आ रहा है? कुछ लोगों के टेक्स्ट आए हुए हैं जी कि उन्हें आवाज का मसला आ रहा है। चले, बिल्कुल ठीक हो गया, इसका मतलब है कि उन लोगों के इंटरनेट के कुछ इश्यूज हैं, तो हमारी तरफ से चीजें ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। ले जी, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आए हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने उन स्ट्रेसर्स के साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा ये है कि इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, इर्द गिर्द की चीज़ें, इर्द गिर्द के जो स्ट्रेसर्स हैं जो इन्वायरमेंट से आते हैं, जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन से आते हैं, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए, वो बाद में असरअंदाज होते हैं, और उससे पहले हमारा अपना जो सेल्फ परसेप्शन है वो हम पे असरअंदाज हो रही होती है। यानी मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा अपने बारे में ज़ाती क्या ख्याल है, ये बहुत मैटर करता है। मेरा जो अपना सेल्फ इमेज है कि मैंने अपने आप को किस लेवल पे रखा हुआ है और मैं अपने आप को किस तरह से सोचता हूँ, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। तो एक रिसर्च है जो कि एल्बर्ट पेंडोरा, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे ये भी, जिन्होंने 1997 में एक रिसर्च की और उसका एक कंक्लूजन उन्होंने निकाला। उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकती है। यानी अगर आपको कभी लग रहा है कि आप डाउन हैं, अगर आपको कभी लग रहा है कि आपका दिल नहीं चाह रहा पढ़ाई की तरफ, आपको लगता है कि थकने लग गए हैं अब आप, तो अपने आप को मुस्बत बातों के साथ सहारा देना और अपने आप को सेल्फ अफर्मेशन देना। अफर्मेशन कहते हैं उर्दू में, इसका जो करीब तरीन वर्ड है वो है तसल्ली देना। यानी हम अपने आप को अफाम करें, अपने आप को खड़ा करें, और किस तरह से खड़ा करें। यहाँ पर मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं कि अगर आप अपने आप को बार बार ये बताते हैं कि यस आई एम कैपेबल, मैं यहाँ तक आया हूँ, तो देयर इज समथिंग इन मी कि मैं ये कर सकूँ, और अगर कोई और कर पा रहा है तो वो कि मेरे से ज़्यादा नहीं है। और
जी बेटा, ये रिकॉर्डेड भी है, आपको रिकॉर्डेड भी इसकी मिलेगी। तो अभी आप जो है फिलहाल इस पे फोकस करें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लिखते रहें। तो अब यहाँ पर जो एक सेल्फ स्टेटमेंट अपने आप को बार बार देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपके दिमाग में ये बात आए कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आपको ये देखना है कि जब आपने ये स्टार्ट किया था तो आप कितने एंथुजियास्टिक थे इसके लिए, और जब आपने इसको काम को करना शुरू किया था तो आपने किस जोश और जज्बे के साथ करना शुरू किया था, एंड यू वर वेरी एबल टू डू दैट। आप तब कर पा रहे थे तो अभी भी कर पाएंगे। और फिर होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपनी एबिलिटीज में ट्रस्ट खो देते हैं। यानी ऐसा हुआ कि मैंने बहुत मेहनत करके एक टेस्ट दिया और थोड़ा सा कुछ मिसहैप हो गया और मेरे मार्क्स उतने नहीं आ पाए जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो क्या इस बात का ये मतलब है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है? क्या इस बात का ये मतलब है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इस टेस्ट को क्रैक कर पाता? या मुझे इस बात का एतबार नहीं है कि मैं किसी टेस्ट की तैयारी करूंगा और उसे क्रैक कर पाऊंगा? तो फेलियर को एक्सेप्ट करना और अपनी कैपेसिटीज पे ट्रस्ट करना पहली चीज़ है जो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन देती है कि हम अपने आप से बात करें और अपने आप को तसल्ली दें। हमारा खुद से बढ़ के कोई हमदर्द नहीं होता। और जैसे ही आप कॉन्फिडेंस अपने आप में लूज करते हैं, बाहर वाली चीज़ें फिर हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल चीज़ें तभी हाथ में रहती हैं जब इंटरनल चीज़ें हाथ में रहेंगी। फिर इसके साथ होता क्या है कि जैसे ही हमने ये देखा कि जब हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम अपनी सलाहियतों पे एतबार कम करने लगते हैं, तो हमारे उसके साथ इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। हमारी सैडनेस, हमारा फियर, हमारे डिस्गस्ट, जितने भी हमारे जो इमोशंस हैं वो फिर अपनी जो है वो पीक पे आना शुरू होते हैं और उन पे फिर हमें जो है ना वो काबू कम होने लगता है और हम ज़्यादा इमोशनल स्टेट में रहने लगते हैं। और हमारी जो इमोशनल रेगुलेशन है, यानी अपने जज्बात को रेगुलेट करने का जो एक हमारे अंदर कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो कम होने लगती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ टेक्निक्स हैं जो हम इमोशनली अपने आप को सूद करने के लिए, अपने आप को बेहतर रखने के लिए, अप रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए कर सकते हैं। वो है, उसमें पहली है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा, अब होता क्या है, इससे भी पीछे एक थोड़ी सी साइंस समझ लें। आप माशाल्लाह सभी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो ब्रेन की आपको समझ होगी कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है। ब्रेन का जो फूड है ब्रेन की, वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। अब जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा होगी, जितना हम बेहतर सांस ले रहे होंगे, उतनी ज़्यादा हमारे जिस्म को ऑक्सीजन मिल रही होगी। अब ऑक्सीजन हमें चाहिए ब्रेन के अंदर फूड को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि उसे मिलेगी ग्लूकोज से। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। और अब जब सबसे पहले जब हम परेशान होते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि हमारा सांस छोटा पड़ जाता है। हमारे मसल्स टेंस हो जाते हैं और हमें सांस कम आती है। हम सांस छोटे लेते हैं और शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हम डीप ब्रीथ नहीं कर रहे होते। और जब शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नींद की कमी हो सकती है, बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नींद की ज्यादती हो सकती है। यानी जब भी आपके मसल्स टेंस होंगे तो आपका जो फीडबैक मैकेनिज्म है, जो आपके ब्रेन को ये बताएगा कि अब यहाँ पर इमरजेंसी लगा दो, अब इसको सिस्टम जो है वो हैंग होने लग गया है, सिस्टम में गड़बड़ हो गई है, तो अब इसको बचाना है, तो वहां पर इमरजेंसी लग जाएगी और आपकी जो ब्रीदिंग है वो छोटी हो जाएगी और आपकी जो बॉडी का सारे का सारा ब्लड फ्लो है वो ब्रेन की तरफ चला जाएगा ताकि वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। और उसके वो बेहतर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ग्लूकोज की जरूरत है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, हम डीप ब्रीथ करते हैं ताकि हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है वो पूरी हो। उससे हमारे ब्रेन में जो फूड की जो ब्रेकडाउन होनी है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होना है, वो प्रॉपर हो और हमारा ब्रेन प्रॉपर एनर्जी से सोचने के काबिल हो सके। और जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग शुरू करते हैं, हमारे बॉडी रिलैक्स होना शुरू होती है, हमारे मसल्स रिलैक्स होना शुरू होते हैं। और डीप ब्रीदिंग करने का जो तरीका है वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप सब लोग ज़रा इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि सांस लेने का जो अमल है वो उसके दो पार्ट्स हैं कि हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं।
अब यूजुअली क्या होता है कि हम जैसे ही ब्रीथ इन करना बंद करते हैं, यानी सांस अंदर जाता है जाता है जाता है, जैसे ही रुकता है अंदर जाना, फौरन से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सांस अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है। यहाँ पर ये जो टेक्निक है, जो एक्सरसाइज है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ सेकंड्स के लिए सांस अंदर फोर्सफुली भरते हैं, यानी हम अपने फेफड़ों में जितनी जगह है उतनी जगह को पूरा फिल करने की कोशिश करते हैं। हम डेलिबरेटली जोर से सांस लेते हैं और नाक के जरिए हम सांस को अंदर भरते हैं, और जितनी देर हमने सांस अंदर भरने में लगाई है उतनी देर हम अंदर सांस को रोकते भी हैं, और फिर उसको मुंह के जरिए फौरन से खारिज कर देते हैं। जैसे आप सब लोग अभी एक गहरा लंबा सांस लें, अपनी नाक के जरिए उसको इनहेल करें, और जितना अपने फेफड़ों को फुला सकते हैं फुलाएं। लंबा गहरा सांस लें, फेफड़ों को फुलाएं, जितना फेफड़े फूल सकते हैं उनकी कैपेसिटी तक उन्हें फुलाएं, और फुलाते 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 जितना वो भर सकते हैं उनको भरें। 1 2 3 4 सेकंड तक आपने रोकना है उसे। अब मुंह से उसको खारिज कर दें। इसी तरह एक बार फिर लंबा गहरा सांस लें, अपने नाक के जरिए सांस को अंदर भरें, अपने फेफड़ों में जब तक उसको रोक सकते हैं रोकें, और फिर उसको 3 से 4 सेकंड के बाद मुंह के जरिए खारिज कर दें। अच्छा, इस तरह आपने, जैसे ही आपको दिन में कभी भी लगे कि आपको जो है वो दिमाग में सोचें बहुत तेज चल रही हैं, आपको सांस छोटा पड़ रहा है, आपको जो है वो अनहेल्दी फील हो रहा है, आपको जो है वो चीज़ें उस तरह से समझ नहीं आ रही हैं, ब्रेन फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो फ़ौरन से ब्रेक लें, फ़ौरन से बैठ जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लें, 5 से 10 दफ़ा लंबी गहरी सांस लें एक दफ़ा, और फिर रिलैक्स होकर वापस अपनी स्टडीज़ की तरफ चले जाएं। दूसरी टेक्निक्स है माइंडफुलनेस, जो दूसरी टेक्निक है। अब माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ये है कि आप ये देखें कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर आप कितना है। आमतौर पर होता है कि हम बैठे कहीं होते हैं, दिमाग हमारा कहीं और चल रहा होता है। तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें अपने ब्रेन को हाजिर करना होता है। अब हाजिर जब करना है अपने ब्रेन को, हमें अपने ब्रेन को जो इधर उधर की सोचें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वहां से वापस लाना है। तो उसका तरीका यह है कि पहले आप डीप ब्रीदिंग करें, और उसके बाद आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द नीले रंग की कोई सी 5 चीज़ें गिन लें आप। कि मैं कहूँ कि मैं थोड़ा जो है वो परेशान हो रहा था, तो मैं बैठा हूँ और मैंने लंबी गहरी सांसें ली हैं। अब मैंने आंखें खोली हैं और मैं देखता हूँ कि अच्छा 5 नीली चीज़ें कौन सी हैं इन्वायरमेंट में, 5 रेड चीज़ें कौन सी हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो ब्रेन मैं वॉन्डर कर रहा था अपनी थॉट्स में, और मेरी थॉट्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हुई जा रही थी, वो मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी और मैं वहाँ सोचूंगा जहाँ मैं सोचना चाह रहा हूँ। उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। आपने अपना जो टाइम टेबल बनाना है वो, उसमें आपने वॉक को ज़रूर इंक्लूड करना है। आप दिन में कम से कम भी 15 से 20 मिनट तेज़ तेज़ वॉक करें। इतना तेज़ वॉक करें कि आपको पसीना आ जाए और आपका जिस्म खुल जाए, और उसके बाद आप जो है वो रिलैक्स करें, और बीच बीच में ब्रेक्स ज़रूर लेते रहें। और रिलैक्सेशन की कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो उसको आपने जो है वो ज़रूर केटर करना है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज को अपने टाइम टेबल में ज़रूर रखें। हर वक्त पढ़ने वाले बच्चे कभी भी पूरा नहीं पढ़ पाते। आप अगर माइंडफुल होके, आप अगर जो है वो उसको सेवर करके पढ़ें, पूरा तसल्ली के साथ ध्यान से पढ़ेंगे और उस वक्त किताब पे हाजिर रह के पढ़ेंगे, तो आपकी 15 मिनट की पढ़ाई आपके 1 घंटे के बराबर होगी। तो आपने फिजिकल एक्सरसाइज को, माइंडफुलनेस को और जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको ज़रूर अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है। और जब जब आपको लगे कि आपकी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं तो आपने फ़ौरन से इसको करना है, और ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी, आपको मेंटल स्ट्रेंथ देंगी। उसके बाद ये है कि हमें गोल सेटिंग और टाइम मैनेज करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो जो है उनको हमें ज़रूर केटर करने की ज़रूरत है कि हमें पता हो वाज़े तौर पर कि हम कर क्या रहे हैं। ऑल्दो हम सबको ये पता है कि हम MCAT को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सामने एक वाज़े मकसद है जिसको हमने करना है, लेकिन हमें अपने हर रोज़ के गोल्स बनाने की ज़रूरत होती है। यानी मुझे पता है कि मैंने अगर अपना सिलेबस 1 महीने में रिवाइज़ करना है, 1 हफ्ते में रिवाइज़ करना है, तो मुझे 1 दिन में कितना काम करने की ज़रूरत है। तो मैं उसको लिखूँ, उस पर देखूँ कि मैंने अपना जो गोल है
वो एक रियलिस्टिक अंदाज में कि जितना पॉसिबल है उतना मैं कर लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मुझे एक हफ्ते में तो जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की रिवीजन कर लेनी है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। तो आपका जो गोल है दैट मस्ट बी रियलिस्टिक, और उसको उतना होना चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। और आपकी कैपेसिटी आपको कैसे पता चलेगी? वो हमने जो अपनी चीज़ें पीछे देखी हैं कि मेरा अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मेरी मेमोराइजेशन की कैपेसिटी कितनी है, मैं एक दिन में कितना टाइम दे सकता हूँ, मुझे अपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, उनके साथ कैसे डील करना है, तो उसको कैसे करूं। और उसके साथ साथ फिर अगर मैंने अपना एक रियलिस्टिक गोल सेट कर लिया है, मुझे पता है कि मैं आज शाम तक एक चैप्टर को रिवाइज कर सकता हूं, और मैंने एक दिन का एक चैप्टर का टारगेट सेट कर लिया है, अपना गोल सेट कर लिया है, तो उस गोल को सेट करने के बाद मैंने उसकी एक डेडलाइन भी रखनी है कि मैंने आज 4 बजे तक ये काम हर सूरत में कर लेना है। अदरवाइज ये होगा कि अच्छा मैं अभी सोचता हूँ कि अच्छा मैंने आज पूरे दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, तो चलो मैं कहता हूँ अभी ठीक है, अभी सुबह का टाइम है, मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा दोपहर में पढ़ेंगे एक चैप्टर, ये 1 घंटे में मैंने रिवाइज कर लेना है, दैट्स इनफ। और जब पढ़ने बैठते हैं तो उसको 5 घंटे लग जाते हैं, और फिर हमें समझ आती है कि वो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मेरा जो गोल है जो मैंने सेट किया था वो अचीव नहीं हो पा रहा, मेरी तो जो है डेडलाइन है वो कोई थी ही नहीं जब। तो जाहिर सी बात है फिर अब जब इतना रैंडमाइज्ड हम चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो कभी भी, हमारी नेचर है कि हम कभी भी उसको वो नहीं कर पाएंगे। फिर बहुत सारे हमारे पास टास्क हैं, हमने एक से ज़्यादा चीज़ें करनी है, हम जो है वो किसी को भी स्पेयर नहीं कर सकते, सब इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमें अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है, कौन सी चीज़ कम अहम है, कौन सी चीज़ मुझे अभी चाहिए, कौन सी चीज़ मैं कल पे डाल सकता हूँ। जैसे आज अगर मेरा बायोलॉजी का टेस्ट है और मैंने बायोलॉजी के MCQs इतने प्रिपेयर करने हैं, और मैं सुबह से जो है वो केमिस्ट्री लेके बैठा हुआ हूँ कि जी मेरा कल केमिस्ट्री का टेस्ट है और आज शाम को मैंने जो है वो बायोलॉजी का टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे लिए आज क्या ज़रूरी है। और प्रायोरिटाइजेशन ये भी हो सकती है कि मुझे चूंकि केमिस्ट्री की कम समझ है, केमिस्ट्री के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, बायो का मुझे बेहतर चीज़ें पता है, मैंने याद पहले की हुई हैं चीज़ें, तो मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँ और मैं केमिस्ट्री को आज टाइम दे लूँ, ठीक है, मैं बायो को इसके बाद थोड़ा सा टाइम दे के तो इफेक्टिवली अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो ये भी एक सूरत हो सकती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करते हुए अपनी चीज़ों को गोल सेट करने हैं और फिर उन्हें प्रायोरिटाइज करना है, और टास्क को प्रायोरिटाइज करके अपने टाइम को मैनेज करना है। उसके साथ साथ हमें, हमारे लिए सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आमतौर पर हम सेल्फ केयर पे इतनी ज़्यादा वो तवज्जो नहीं कर रहे होते, और हम कहते हैं कि ठीक है मैंने मेहनत करनी है तो जी दिन रात मेहनत करनी है, मैंने मेहनत करनी है तो मैंने जो है वो टाइम की परवाह नहीं करनी, मैंने मेहनत करनी है, थकावट होगी तो कोई बात नहीं, मेहनत हो रही है जी, खून पसीना एक हो रहा है। तो इससे आप अपने आप को थकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका थ्रेशोल्ड जितना है, जितना आपका खींचने की वो है, आपकी अहलियत है, आप वहां तक खींचेंगे, उसके बाद ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, उसके बाद मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो उन मसाइल से बचने के लिए हमें सेल्फ केयर और स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब सेल्फ केयर ये है कि आपने जो है वो, आपको पता है कि आपको ये चीज़ें पसंद हैं, तो आप वो करें जिनमें आपको हो सकता है कि कुछ और किताबें पढ़ना पसंद हो सकता है आपको फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है आपका कोई हॉबी हो, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हों, आप पेंटिंग करते हों, आप ड्राइंग करते हों, आपने कुछ पौधे उगा रखे हों, आपने कोई पेट रखा हुआ है, आपका जो भी हॉबी है वो आपने उसको ज़रूर उसमें इनकलकेट करना है, और अपनी सेल्फ केयर को आपने प्रायोरिटी रखना है। यानी आपकी जिस्मानी सेहत ठीक होगी, आपकी जहनी सेहत ठीक होगी, तो आप जो है अपनी उस जो अपनी पढ़ाई है, आपकी जो अपना गोल है जो आपने सेट किया हुआ है, उसकी तरफ ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल पाएंगे। और सारी सी बात है, जितने भी इन्वायरमेंट में स्ट्रेसर्स हैं, आपने देखा होगा ये जितने भी आपके हॉबीज़ हैं या सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके स्ट्रेसर्स को कम करती हैं। ये WHO की एक रिसर्च मैंने यहाँ पर डाली हुई है कि हमारी जो सेल्फ केयर है वो स्ट्रेस को और हमारी जो जनरल वेलबींग है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सेहत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सेहत अच्छी होगी, जिस्मानी सेहत अच्छी होगी, तो जहनी सेहत अच्छी होगी, जहनी सेहत अच्छी होगी तो आप जहनी तौर पर इतने ताकतवर होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे कि आप अपने मकसद के लिए दौड़ पाएंगे। ये वही हिसाब है कि आप एक मैराथन जीतना चाहते हैं
लेकिन आपको आपको वॉक करने में मसला होता है, आपकी टांगों के मसल्स कमज़ोर हैं, तो आप रेस नहीं जीत सकते। तो रेस जीतने के लिए आपको पहले अपनी टांगों के मसल्स पे काम करना होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेसर्स के साथ, अपनी चीज़ों के साथ जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपकी पढ़ाई में रुकावट बन रही हैं, जो आपके मकसद की तकमील में मसला पैदा कर रही हैं, तो हमें देखना होगा कि जड़ कहाँ पर है। हमें देखना होगा कि हमें क्या चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, उसकी कैपेसिटी हाफ एन आवर से ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस करने की नहीं है। ये रिसर्च बेस्ड डाटा है कि आप 15 मिनट से आधे घंटे से ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाते। और सोशल मीडिया के आने के बाद, ये हमारे पास स्क्रीन्स आने के बाद, तो हमारा जो टाइम है, अटेंशन स्पैन है, वो और कम हो गया हुआ है। तो हमें उसके लिए फिर किताब को पे भी अटेंशन फोकस रखने के लिए, अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो मेहनत है, उस पर अटेंशन फोकस करने के लिए अपनी अटेंशन को हमें ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट ब्रेक्स लें, यानी आप 1 घंटा पढ़ा है आपने, तो आप 10 मिनट आप कुछ ना करें, आप लेट जाएं, आप बाहर घूम आएं, आप पानी पी लें, आप शरबत पी लें, आप जो है वो अपने किसी हॉबी में इंडल्ज हो जाएं, आप आंखें बंद करके लेट जाएं, अपने ब्रेन को रिलैक्स करें, प्रोसेस करने दें चीज़ों को, ठीक है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें आप, और अपने माइंड को फ्रेश कर लें। और हर 2 से 3 घंटे के बाद आप थोड़ी लंबी ब्रेक्स ले लें, और मतलब 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद 1 घंटे की ब्रेक ले लें, और उसमें आप फिर जो है वो कुछ बड़े काम कर लें, खाना खाएं, कोई पसंद की चीज़ खाएं, कहीं बाहर चले जाएं, कुछ खेल लें, और जो भी आपको पसंद है उसमें आप इंडल्ज हों। और सेल्फ केयर से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, आपकी स्ट्रेस रिड्यूस होगी, और आपके जो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पीछे डिस्कस किए हैं, वो आप उनके साथ जो है वो, एक तो वो पैदा कम होंगे, दूसरा आप उनसे निपटना सीख लेंगे। अब जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला है, जो कि हम देखते हैं कि हमें अपनी एंग्जाइटीज़, तो ठीक है, जनरल एंग्जाइटी हम मैनेज कर पाते हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है, कि अभी हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, हमारे ऊपर कोई, हम घर वालों को कहते हैं कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो दे गिव टाइम और हम पढ़ते हैं और उसमें हम काम करते हैं। बट जो पढ़ाई की इटसेल्फ एंग्जाइटी है, जो हमारा टेस्ट देते हुए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके हाथ पांव फूले हुए होते हैं, और उनको उनको चक्कर चढ़ जाते हैं, उनका सर घूमने लग जाता है, टेस्ट देखते ही उनकी जो है वो जिस्म से जान निकल जाती है। हालांकि उनको आता भी होता है, वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने आप को रिकलेक्ट करते हैं और वो उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो टेस्ट की एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो सब स्टूडेंट्स में होती ही होती है, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको ये एंग्जाइटी होती ना हो। तो अब अगर हमें ये समझ है कि टेस्ट एंग्जाइटी होनी ही होनी है, अब हमें पता चल गया है कि सबको होती है, तो एक तो ये थोड़ा न्यूट्रल और नॉर्मलाइज हम इसको कर लेते हैं कि ठीक है, ये सबको होनी है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो टेस्ट की एंग्जाइटी के साथ, जैसे अब यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा है कि जी उनके हाथ कांप रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, उनको फिजिकल सिम्टम्स आ रही होती हैं, उनको इमोशनल सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो जब उनको फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स को क्राइंग स्पेल्स आ रहे होते हैं, वो इम्तहान में बैठ के आंसू निकल रहे होते हैं कि भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से तो नहीं होगा, या मैंने इतनी मेहनत की है, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो आ, उसके लिए फिर हमें जो इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स हैं, उनको उनसे निपटने के लिए हमें जो पीछे मैंने टेक्निक्स बताई हैं, हमें डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है, हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, हमें बार बार टेस्ट देने की ज़रूरत है, ताकि हमें जो टेस्ट के दौरान एक जो एंग्जाइटी फील होती है, हम उस सिचुएशन से उतना ज़्यादा गुजर जाए। यानी साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि डर को अगर ख़त्म करना है, तो हमें उस डर का सामना करना पड़ेगा। डर का सामना करने का एक ही तरीका है कि जिस सिचुएशन से डर लगता है, बार बार उस सिचुएशन में जाए। तो जब बार बार हम टेस्ट देंगे, बार बार अपनी उस एंग्जाइटीज को फेस करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको काबू करना शुरू कर देंगे। तो इसका एक ही वो हल है कि हम अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने उस सिचुएशन से गुजरें, और सिस्टमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता हम इस सिचुएशन के को हैंडल करना सीख पाएंगे। और उसके साथ साथ जो अभी हमने पीछे जो कॉग्निटिव स्किल्स सीखी हैं, जो फिजिकल स्किल्स सीखी हैं, कि हमने अपनी फिजिकल सिम्टम्स को डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज और मसल रिलैक्सेशन और हॉबीज़ के थ्रू कंट्रोल करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। तो जब हम रिलैक्स करना सीख लेते हैं, माइंडफुल होना सीख लेते हैं, तो ये फिजिकल सिम्टम्स भी कम हो जाती हैं। ओब्वियसली ये हमारी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करती हैं,
और हमें ये जो है वो डिस्टर्ब भी करती हैं और हमारा सारे का सारा टेस्ट जो है बहुत दफ़ा इन्हीं की वजह से ख़राब हो जाता है। अब कुछ टेक्निक्स मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डाली हैं कि हम किस तरह से टेस्ट में बैठ के, यानी वहाँ पर हम किस तरह से जाके, अब पहले तो हम अपनी सेटिंग में होते हैं, घर में होते हैं या अपनी एकेडमी में होते हैं, कहीं भी होते हैं, हम अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं और वहाँ पर हम इसको मैनेज थोड़ा कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पर जब टेस्ट में पहुँच गए हैं, सेंटर में पहुँच गए हैं, सेंटर का अपना भी एक प्रेशर है, वहाँ पे टीचर्स भी फिर रहे हैं, लोग भी प्रेशर डाल रहे हैं, यहाँ वहाँ पर एक इन्वायरमेंट ऐसा है जो बड़ा डरावना होता है, वहाँ पे सबको दूर दूर भी करके बिठाया हुआ है, कोई हेल्प भी नहीं है, बात भी नहीं करनी, चीज़ें भी हम चेक कर रहे हैं, पता नहीं रोल नंबर स्लिप मैं लेके आया हूँ, नहीं लेके आया, पानी की बोतल है नहीं है, मेरे पेन पता नहीं काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो सौ तरह की और हम एप्रीहेंशंस के साथ, एंग्जाइटीज के साथ वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पर हमें किस तरह से हमने टेस्ट की जो एंग्जाइटी है उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए जो पहली टेक्निक है वो है कि हम विजुअलाइज करें, एक पॉजिटिव इमेजरी बनाएं। इमेजरी कहते हैं अपने जहन में सोचों का एक तस्वीरी खाका बनाना। तो अब मुझे पता है कि मैंने टेस्ट की तैयारी की है, मुझे पता है मैंने बार बार टेस्ट दिए हैं, मुझे पता है कि मैंने अच्छी तैयारी की है, अकेडमीज में पढ़ा है, मैंने बुक्स को थॉरली स्टडी किया है, तो अब मैं प्रिपेयर हूँ यहाँ पे बैठने के लिए। तो मैं अपने आप को विजुअलाइज करूँ कि टेस्ट तो बहुत आसान है, टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मैंने तो उसको फ़ौरन से सॉल्व कर लिया है, मुझे तो सारे सवाल आते हैं। जब हम आंखें बंद करके अपने आप को ये पॉजिटिव तस्वीर दिखाते हैं तो हमारे मसल्स, हमारा ब्रेन ट्रिक हो जाता है और हम रिलैक्स होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि हम बाज़ दफ़ा अपने ब्रेन को भी ट्रिक करने में कामयाब रहते हैं और ये हमारी अपनी पर्सनल कैपेसिटी है कि हम अपने ब्रेन को समझा लेते हैं चीज़ें कि हम किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करें। तो हमने विजुअलाइज करनी है पॉजिटिव चीज़ों को और विजुअलाइज करना है इस चीज़ को कि टेस्ट तो आपको आता है और आसान है और इंशाल्लाह आप कर पाएंगे, और अपने आप को बेसिकली एक तसल्ली देने का अंदाज है। फिर जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स जो पहले आ रही हैं, जिनको हम मनफी खुदकार सोचे, हम पहले शुरू की स्लाइड्स में डिस्कस किया हमने, तो वो जो आ रही हैं तो उसको हमने जो है वो बदल देना है मुस्बत सोचों के साथ। तो जैसे ही हम विजुअलाइज करेंगे, पॉजिटिव इमेजिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी सोचें भी मनफी से मुस्बत की तरफ जाना शुरू होंगी। हमें लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये तो बहुत आसान काम है, मैं कर सकता हूँ और मैंने ही करना है और कौन करेगा, और मैंने तो उसकी पूरी तैयारी की है, और जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं वो सब भी उन्हीं चीज़ों से पढ़ के आए हैं, वही तैयारी करके आए हैं, कोई किसी का कोई वो एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, मेहनत मैंने भी की है, सबने की है। तो रीफ्रेम कर लेना है हमने अपनी नेगेटिव थॉट्स को। यानी मुझे अगर लगता है कि मैं इसको करने के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं ये देखूँ कि मुझे क्यों लगता है कि मैं इसको करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने इसको किया है, मैंने इसके टेस्ट दिए हैं, मैं उस मश्क से गुजरा हूँ, मैंने उसकी प्रैक्टिस की है, मैंने प्रिपेयर किया है। और फिर भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अब हमें लगता है कि शायद हमने मेहनत कम की है और शायद हमारी जो मनफी सोचें हैं वो जीत जाती हैं जब, तो फिर हमारे जो मसल्स हैं वो टेंस होने लगते हैं। तो उसके लिए एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है जिसमें आपने अपने मसल्स को रिलैक्स करना है, और उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले वहाँ पर अपनी कुर्सी के साथ टेक लगा के बैठ जाएं। अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ होगा, उससे पहले आपने जब 15 मिनट आधा घंटा पहले आप बैठ जाते हैं अपनी सीट्स पे, तो आपने अपनी आंखें बंद करके तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद यहाँ पर एक मैंने एक्सरसाइज का नाम लिखा है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। आप इसको यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको इसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी कि आप एक चेयर पे बैठ के किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। और थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि आपने अपनी गर्दन के मसल्स को सबसे पहले रिलैक्स करना है, और उसके लिए है कि आप अपनी गर्दन को 360 एंगल पे घुमाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, इसको जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ें और घुमाएं, और इससे आप देखेंगे कि आपके मसल स्ट्रेच होकर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप जो है वो अपने बाजुओं को घुमाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से बंद करें और फिर खोलें, अपनी टांगों को सुकेड़ें और फैलाएं, और अपने पाँव को अपने जूतों के अंदर ही हरकत दें, जिस तरह से हम दायरे की शक्ल में अपने टखने को मूव करें। तो आप देखेंगे कि आपके गर्दन से लेके पाँव तक के जो मसल्स हैं वो एक दफ़ा खींचेंगे और फिर रिलैक्स होंगे, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिवली मसल्स में रिलैक्सेशन महसूस होगी। और उसके साथ वो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस का जैसे जो हमने पहले भी जिक्र किया था और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, तो उनको भी हमने यहाँ पर जो है वो दोहराना है और अपने आप को बताना है कि यस आई एम एबल टू डू दिस, और ये मैं मेहनत करके आया हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इस मेहनत का अजर देगा, और आई बिलीव इन माई कैपेसिटीज़, आई बिलीव इन माई स्ट्रेंथ्स, और मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि आई कैन हैंडल दिस।
अब लास्ट चीज़ ये है बेटा कि हमने अपना ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से डेवलप करना है। अब ज़ाहिर सी बात है कि हम जब भी ज़िंदगी में हम देखेंगे तो मुश्किलात तो आनी ही आनी है। हम कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हमें मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब जब मुश्किलात का सामना करना है और हमें स्ट्रेसर्स ने भी दबाव डालना है और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम होंगे, हमारे पास लोगों से अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी, हमें लगेगा कि शायद कोई दूसरा किसी बेहतर जगह पर है और वहाँ से वो शुरू कर रहा है, तो वहाँ पर ये होगा कि हम अपने आप को डाउन फील करेंगे, हम अपने आप को खुद ही लो कर लेंगे। तो उस अपने आप को खुद डाउन करने से बचने के लिए, अपने आप को खुद लो होने से बचाने के लिए हमें एक माइंडसेट डेवलप करना है और आज ही से करना है वो कि मैं अपना एक डेवलपमेंटल बिहेवियर, डेवलपमेंटल एप्टीट्यूड रखूं, ताकि जो मेरे जहन में आने वाली मनफी सोचें हैं उनको मैं मुस्बत सोचों से बदल दूं। और आप बेटा यकीन करें कि जब भी आपका ये डेवलपिंग और ग्रोथ माइंडसेट होगा, आप इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल से आसानी से निकल जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जितना मर्जी बड़ा प्रेशर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बेसिकली वो मेंटली स्ट्रेंथन्ड होते हैं, उनको उनका जहनी तौर पे उन्होंने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया हुआ होता है और वो हर चीज़ में से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो वो रास्ता उनको तभी मिलता है जब उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, जब उनको ये लगता है कि हाँ, यहाँ से मैंने किस तरह से क्रिएटिवली अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है। यानी मुझे पता है कि मैं एक रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट उस्ताद इज़ एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने यहाँ से ग्रो करना है, मैंने उससे उतना ले लेना है जितना ये ऑफर कर रहे हैं। क्या हुआ अगर मैं किसी बिग सिटी में नहीं हूँ, क्या हुआ अगर मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर लोग इर्द गिर्द के मुझे उतना सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो मैं खुद अपने आप को सपोर्ट कर लूँ। और मैं फिर जब खुद को सपोर्ट कर लूंगा तो मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सपोर्ट कर पाऊंगा। तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि बेटा आपने चैलेंजेस और फेलियर्स को एम्ब्रेस करना है, कबूल करना है कि ये जिंदगी का हिस्सा है। हम सब एक रेस में भागते हैं तो सब फर्स्ट नहीं आ सकते। हाँ, मैं फर्स्ट आ सकता हूँ, इसके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, मैं मेहनत भी इसीलिए कर रहा हूँ। बट इफ़ देर इज़ अ फेलियर, इफ़ देर इज़ अ चैलेंज कि मुझे एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो मैं कहूँ कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं टॉपिक को समझ पाऊँ, तो मैं फिर क्या करूँगा कि मैं उस टॉपिक को छोड़ दूँ, उससे जान छुड़ा लूँ और जो है वो उसको मैं एम्ब्रेस करूँ। फिर लर्निंग और प्रोग्रेस पे मैं फोकस करूँ। फिर मेरे पास जितनी भी सपोर्ट और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं उनको जो है वो एक्वायर करूं और उनको लेते हुए उन्हीं के अंदर से अपने लिए एक रास्ता निकालूं। आप देखें दुनिया में जितने भी अजीम लोग हैं उन्होंने एक चीज़ नहीं की, और वो ये है कि उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि हमारे पास मौके कम थे, उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, हमारे पास ये होता तो काश हम ये कर लेते। तो जितने भी बड़े साइंसदान हैं, जितने भी बड़े दुनिया में जिन्होंने अपना निशान छोड़ा है, वो सब के सब लिमिटेड रिसोर्सेज से ही निकले हैं और वो उन्होंने उसी को मेहनत करते हुए आगे बढ़ाया। और फिर बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स का हमारा जो है वो एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। हम कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा तो ही मैं ये कर पाऊंगा, और जो है वो मुझे ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। तो ये जो चाहिए वाली स्टेटमेंट है ना बेटा, ये प्रॉब्लमेटिक है। अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाए। अगर एक चीज़ एक तरह से नहीं काम कर रही तो मुझे उसका ऑल्टरनेट रास्ता निकालना है। मुझे ये देखना है कि ये ऐसे नहीं हो रहा तो ये कैसे होगा। हो सकता है कि मैं जिस नज़रिए से, जिस पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को, उस मुश्किल को, उस ऑब्स्टेकल को देख रहा हूँ, वो उस तरह से हल ना हो, वो किसी और तरह से हल हो पा रही हो सकता है कि मुझे किसी से सपोर्ट की ज़रूरत हो सकता है मुझे किसी से बातचीत कर लेनी चाहिए। बहुत दफ़ा हम ये कहते हैं कि अच्छा मैं इससे बातचीत करूँ, मैं हालांकि मुझे खुद बहुत पता है। या हम कहते हैं कि अच्छा मैंने तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, अब मैं इनसे डिस्कस करूँ कि जी मुझे ये आता नहीं है। तो ये जो माइंडसेट है कि मुझे ये करना, हर सूरत में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये रिसोर्सेज होंगे तो ये हो सकता है, इससे निकलें, अपना फिक्स माइंडसेट है उसको बदलें और थोड़ी लचक पैदा करें। तभी हम एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर पाएंगे। और उसको करने के लिए हमें एम्ब्रेस करना अपने चैलेंजेस को और फेलियर्स को, अपनी लर्निंग और प्रोग्रेस पे फोकस करना, सपोर्ट को ढूंढना और रिसोर्सेज जितने हैं उनमें काम करना और अपने आप में लचक पैदा करना ज़रूरी है ताकि हम ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर पाएँ। तो बेटा अब है हमारा क्वेश्चंस का टाइम। आपने हैंड रेज करने हैं, मैं वन बाय वन आपको अलाउ करता जाऊंगा, तो आपने अपना माइक ऑन करना है और फिर बात करनी है।
जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ, आप बस अपना सवाल बताते जाइए, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो इंशाल्लाह उसको कर लेंगे केटर। सर जी, मैं सुबह उठता हूँ तो बहुत सुस्ती महसूस होती है। रात को 5 घंटे और दिन में 2 घंटे सोता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि आपको जब सुबह उठते हैं और सुस्ती महसूस होती है, तो बेटा ये बेसिकली मुझे ये लगता है कि एक तो आपका जो टाइम टेबल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा ऐड करें, और दूसरा आप मेंटली रिलैक्स कम रहते हैं। तो उस मेंटल रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए जितनी भी टेक्निक्स मैंने पीछे बताई हैं, जिनमें आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने गोल सेटिंग कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो हम अगले किसी फर्दर सेशन में इन पे भी चीज़ों पे बात कर लेंगे। बट अभी के लिए समझना ज़रूरी है कि ये वो चीज़ें हैं जो आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगी कि आप किस तरह से इनको करें। और अगर आपको उसमें उस्ताद जी की हेल्प चाहिए तो उस्ताद जी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके लिए ही यहाँ पर बैठा है, तो वो कर लेगा। लेकिन अभी आपको जो सुबह उठने में सुस्ती महसूस होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें और अपने अपना ग्रोथ जो माइंडसेट है उसको डेवलप करें, और आपको जो जो चीज़ें परेशान कर रही हैं उनको थोड़ा सा केटर करें। और वो रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, तो उनमें से उनको पहचानें और उनको कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके ये मसला हल हो जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जब सुबह उठती हूँ और मैं अपना गोल मैंने सेट किया होता है उस दिन का, लेकिन जब मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं मोटिवेटेड भी होती हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी इतनी स्लो स्पीड होती है और इतने आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा होता है कि दिन तक मैं फिर इतनी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि फिर मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अब ये जो मसला है ये इस वजह से है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि हमने ये देखना है कि मेरी अपनी पेस क्या है, मैं किस रफ्तार से चल सकती हूँ। मैंने अपना गोल जो है वो रियलिस्टिक सेट करना है। मेरी हिम्मत, जुर्रत, ताकत इतनी है कि मैं एक दिन में एक चैप्टर तैयार करती हूँ, तो मुझे अपने दिन के लिए एक चैप्टर ही रखना है। हाँ, मुझे पता है कि वो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना है, और अगर मुझे मैं स्पीड से ना चली तो मेरी ये चीज़ें रह जाएंगी। तो फिर उसमें ये है कि हम अपना जो अ, उन अलामात को, उन वजूहात को ढूंढें जिसकी वजह से मैं स्लो काम करें। हो सकता है कि मैं मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हूँ, हो सकता है कि मेरे जो इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मेरी पढ़ने की जगह जो है, मैं जिस इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ती हूँ, या मेरे दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं जो मुझे परेशान करती हैं, वो उनको मुझे थोड़ा सा बाहर निकालने की ज़रूरत है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको इसमें चीज़ें समझ ना आ रही हो तो आपको किसी की मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने टीचर से बात करें कि मैं ये इसको इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी स्पीड क्या है और फैक्टर्स क्या हैं। और इसीलिए मैंने वो फैक्टर्स जो रिसर्च बेस्ड हैं और पिछले मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने वो निकाले हैं अपने स्टूडेंट्स की इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए, और वो आप ही के मसाइल हैं, तो वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। उनमें देखिए अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको लेबल करके तो आप बताएं कि जी ये मसाइल यहाँ पर हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको किस तरह से सोल्यूशन निकालूं। और आगे मैंने उनके सोल्यूशंस भी बताए हैं कि आप अपनी कैपेसिटी को देखते हुए अपने टाइम को मैनेज करें, अपनी कैपेसिटी को मैनेज करें, अपनी एनर्जी को मैनेज करें बेसिकली, तो ही आप उसको वो कर पाएंगे। जी बेटा। अच्छा, जिन लोगों के आंसर्स हो गए हुए हैं वो अपना जो हैंड है वो जो है वो डाउन कर लें, ताकि बाकी लोगों के हैंड्स जो हैं वो मेरे सामने रेज हो सके। अच्छा जी, आप लोग नहीं आ रहे थे, ठीक है। जी बेटा, क्या सवाल है आपका? सर मेरे बाबा कंपेयर करते हैं कि वो इतनी अच्छी है, आप इतना करें, वो इतना पढ़ रही है, तुम भी इतना ही पढ़ो, अगर वो देखो इतना इतना बन रही है, वो सब कुछ बन जाएगी, तुम भी उसके जैसा करो, उसके इतने मार्क्स आए, तुम्हारे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए। और फिर
मैं कहती हूँ वो अच्छी है, मैं अच्छी नहीं हूँ, इस तरह डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। ये जो मसला है ना, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का मुश्तरका मसला है। हमारे यहाँ सोसाइटी में जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, बाकी सब लोग भी हैं, हम सब कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि जो है वो अ, अगर बंदर तेज़ी से दरख्त पे चढ़ सकता है तो कछुए को भी चढ़ जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब कछुआ किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है, बंदर दरख्त पे चढ़ने में अच्छा है। लेकिन अब हमें पता है कि अगर हम एक एक जगह पर हैं जहाँ पर हम सब एक ही मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप में वो कैपेसिटी है तो आप यहाँ तक पहुँचे। आपको इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपने अगर एमडी कैट की तैयारी करने का फैसला किया है तो वो किसी ना किसी बेस पे ही किया है, और आपने इतनी कैपेसिटी, इतना आपको अपने अंदर सलाहियतों पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप यहाँ तक आए हैं, तो वो किसी ना किसी वजह से ही आए हैं। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आपका अब किसी कछुए के साथ आपका या किसी बंदर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। अब ये यहाँ पर ये मिसाल फिट नहीं होती। यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या मैंने जो गोल सेट किए हैं, मैंने जो अपना टाइम टेबल सेट किया है, या जो मैंने मेहनत कर रही हूँ, या जो मैंने अपना टाइम टेबल एक सेट किया है, क्या वो इनफ है कि मेरा मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी सहूलत के हिसाब से गोल सेटिंग कर लेते हैं और वो सही चल भी रही होती है, बट वो अप टू द मार्क नहीं होती। वो उसमें हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है ताकि हम अपनी उस मकसद के लिए उतनी जान लगा सकें जितनी हमारी कैपेसिटी है। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कंफर्ट जोन में आते हैं और उससे हम कहते हैं कि अच्छा ये इससे आगे मुझे ना जाना पड़े और मैं इतना इतना ही मेहनत कर लूँ, ठीक है। जबकि हमारी कैपेसिटी होती है कि हम उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। तो आई बिलीव कि आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, दे आर ऑल वेरी शाइन स्टूडेंट्स। तो अब शाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पेस पे अपने काम के लिहाज से चल सकते हैं। तो उनको, उन जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, अब हर किसी को जवाब नहीं दिया जा सकता। तो उसका यही हल है कि आप जिन लोगों के बात करने से आपको फ़र्क पड़ता है, जिन लोगों के बात करने जो आपके केयर करते हैं, आप उनके साथ डिस्कस करें इस बात को, और उनको बताएं कि आप इस तरह से, ये रोड मैप है आपका और इस तरह से काम कर रहे हैं, और बाकी लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ना दुनिया का काम है कहना, तो कहेगी कहेगी। जी बेटा। मेरा ख्याल है कि आप लोग अपने माइक्स को नहीं देख रहे हैं। माइक्स जिनको मैं अलाउ कर रहा हूँ वो लोग उसको करें और अपना सवाल पूछ लें। USJ 4709 जो सीरियल नंबर है, उनको मैंने अनम्यूट किया है, आप प्लीज़ बात करें। फोर सिक्स फाइव सेवन। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उनका माइक नहीं चल पा रहा। तो 4709 आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा बेटा, स्लीप वेक साइकिल का आप जो पूछ रहे हैं, तो स्लीप वेक साइकिल सबका डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को जो है वो 4 घंटे सो के भी वो फ्रेश हो जाते हैं, और कुछ लोगों को हो सकता है कि 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। बट साइंटिफिकली और रिसर्च प्रूवन जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम 6 से 7 घंटे सो जाते हैं तो दैट इज़ इनफ। उसमें हमारी जो नींद है, हमारी जो मेंटल चीज़ें रिपेयर होती हैं वो हो जाती हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर वो बता रहे हैं जी कि कुछ डायरिया के प्रॉब्लम्स हैं और उनके स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे ही आप अपना स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, अपनी एंग्जाइटीज़ को थोड़ा काबू में करेंगे, और उन तरीकों से जैसे मैंने पीछे बताया, तो इंशाल्लाह ये सारी सिम्टम्स जो फिजिकल सिम्टम्स हैं ये बेहतर हो जाएंगी, और ये स्ट्रेस की ही अलामत है।
फिर एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि उनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, एक सोच बार बार जहन में आती है और उसके लिए वो बहुत वरीड हो जाते हैं। तो जो है वो सारी सी बात है, सोचना हमारे दिमाग का एक फंक्शन, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो फिर वो सोचने का अमल एक लूप पे लग जाता है और एक ही सोच बार बार आके हमें परेशान करने लगती है। तो उसके लिए जब हम उस साइकिल को ब्रेक करते हैं, यानी हम रिलैक्सेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं, अपने टाइम टेबल को हमने मैनेज किया हुआ होता है, हमारा स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेज हो रहा होता है, तो जब स्ट्रेस ही नहीं होगा तो फिर हम वो लूप में नहीं जाएंगे और ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। जब मैं साथ साथ अनम्यूट भी उनको कर रहा हूँ, तो आप जिनका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप उनको देखें और अपना सवाल पूछ लें। सर वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं ना टाइम टेबल बनाती हूँ 2 दिन तक 3 दिन तक मैं ना फिर फॉलो करूँगी, लेकिन बाद में मुझे ओवरथिंकिंग होने लग जाती है कि शायद मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही, तो वो फिर मेरा टाइम टेबल जो होता है वो वहीं पे ऐसे हो रहा है। तो बेटा और उसमें ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे आपका प्रॉब्लम समझ आ गया बेटा। उसमें ये है कि आपका जो टाइम टेबल है ना वो रियलिस्टिक नहीं होता। मसलन आप कहती हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगी, इतने बजे ये करूंगी, इतने बजे ये करूंगी, इतने बजे ये करूंगी, इतने बजे ये करूंगी। तो पहली तो चीज़ है कि हम इतने मैकेनिकल हो नहीं सकते, हमें मार्जिन रखना पड़ता है कि अच्छा इतने बजे तक मैंने ये वाला काम कर लेना है। डेडलाइन बेसिकली हम दें अपने आप को कि ये वाला काम इतने टाइम तक मैंने करना है, और फिर अपने आप को आज़ाद छोड़ें ताकि आप थोड़ा रिलैक्स भी रहें, बजाय इसके कि आपको हर वक्त घड़ी की तरफ देखना पड़े कि इस टाइम पे ये, इस टाइम पे, इस टाइम पे ये। दूसरा ये है कि आप कह रही हैं कि 2-3 दिन आप उस पर अमल करती हैं और फिर आपको लगता है कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही। तो अब 2-3 दिन अमल करने के बाद उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें। आप देखें कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था वो टाइम टेबल कहाँ तक कामयाब हुआ है, वो टाइम टेबल का जो रिजल्ट है वो कितना जो है वो आप उससे नताइज ले पाई हैं और वो कितने नतीजा दे रहा है। जी बेटा ठीक है, और मेरा ख्याल है अब हम और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया हुआ है और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे और भी मसाइल हैं। तो जैसे यहाँ पर एक अभी मेरे सामने क्वेश्चन है कि वो डिसेबल हैं और फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती। तो उसमें यह है कि बेटा जितने भी मैंने आपको बताया कि जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप यहाँ पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम ये रिसोर्स तो है, और दिस रिसोर्स इज इनफ कि आप सीढ़ी पे सबसे ऊपर चढ़ जाएं। तो आपको सिर्फ जो है वो अपने आप को मैनेज करना है, अपनी फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स को मैनेज करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है वो फेस कर पाएंगे और आप इसको कर लेंगे। तब मैक्सिमम आप जो है वो 6 से 7 घंटे अगर सोएंगे तो दैट वुड बी इनफ, उसकी आपकी बॉडी की नीड पूरी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जी इनको याद रखने के बाद भी ऐसा लगता है, याद करने के बाद भी ऐसा लगता है कि याद नहीं किया और फिर भूल गया है, और ऐसा होता है। ये हमारे ब्रेन का एक फंक्शन है कि जब हम उसमें कुछ चीज़ें इनकोड कर रहे होते हैं, मेमोरीज बना रहे होते हैं, तो पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से थोड़ा आगे जाती हैं और थोड़ा स्टे करती हैं और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। अच्छा, अब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और उससे आगे जो वर्किंग मेमोरी है हमारी, उसमें जो चीज़ें जमा होती रहती हैं वो बाज़ दफ़ा स्लिप हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें रिपीट करना पड़ती हैं चीज़ें। तो आप जब भी कुछ याद करें उसको बार बार रिपीट करें। और जो आपकी अटेंशन के प्रॉब्लम हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा कि ADHD का कोई इशू है थोड़ा बहुत। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये कोई डिसऑर्डर मेरा नहीं ख्याल कि आप स्टूडेंट्स में से किसी को होगा, और अगर है तो ये एक अलहदा से सेशन का जो है इसकी ज़रूरत है, और आप पर्सनल में या अपॉइंटमेंट लेके तो आप इसके
प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर थेरेपी चाहिए होती है। डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए आप जो है वो अपना फोकस को बेहतर बनाएं, अपने आप को जो है वो माइंडफुल रखें। माइंडफुलनेस की जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है कि आप अपने इर्द गिर्द पहले बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें और फिर अपने इर्द गिर्द कुछ नीली चीज़ों को देखें, लाल चीज़ों को देखें और फिर सोचें कि अच्छा आप आपने जहाँ पर हाजिर हो गए अब आपने पढ़ना है। तो माइंडफुल होंगे जितना तो डिस्ट्रैक्शन उतनी कम होंगे। और प्रोक्रेस्टिनेशन और डिजीनेस से कैसे डील कर सकते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन सारी दुनिया के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। सारी दुनिया में इस पर रिसर्चेज होती हैं कि हम कामों को लटकाते क्यों हैं, हम क्यों कहते हैं कि आगे आगे करेंगे। तो ऑब्वियसली जिस लर्निंग एक तकलीफ का काम है, लर्निंग इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, तो उसमें अब चूँकि और पेन होती है तो हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम उस काम को डिले करते हैं। तो टाइम टेबल बनाना, डेडलाइंस रखना, गोल सेटिंग करना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ये नींद वाले सवालों का बेटा मैंने जवाब दे दिए हुए हैं। और हाँ, पास्ट के जो रिग्रेट्स होते हैं कि आपने देर कर दी, आपने टाइम पे प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की, तो उसके लिए देखने की ज़रूरत है आपको कि बेटा आपने इट्स नेवर टू लेट कि आप उसको शुरू ना कर पाएँ। अगर आपको इतनी इंसाइट है कि आपने देर कर दी है और वो कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस जो पास्ट की गलती है वो दोबारा नहीं दोहराएं। आप अभी जो काम कर सकते हैं उसको लें। जितनी चीज़ें आप अभी इकट्ठी कर सकते हैं, जितनी चीज़ों को पे आप अभी मेहनत कर सकते हैं, वो आप मेहनत करें और इंशाल्लाह आप जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आप आपकी मेहनत को अल्लाह ताला रखेंगे और आप जो है वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और डिजीनेस का ये है कि बेटा फिजिकल एक्सरसाइज जितनी बेहतर करेंगे आप, जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उतनी डिजीनेस, उतनी आपकी जो ब्रेन की थकने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी और आप जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी आपकी मेंटल एक्टिविटी को बढ़ाती है। कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता तो बेटा कंसिस्टेंट किससे नहीं रहा जाता, हम सब इंसान ऐसे ही होते हैं। हाँ, हम ये करते हैं कि हम जो गोल सेट करते हैं हम उसको धक्का लगा के अपने आप को थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करके, थोड़ा इधर उधर करके, बट डेडलाइन को मीट करना ज़रूरी है। आप चाहे जो है वो उसको जितना भी आगे खींच लें, लेकिन आपने डेडलाइन से आगे नहीं जाने देना। तो डेडलाइन से आगे जो है वो आप नहीं जाएंगे तो आप इट मीन्स कि आप सक्सेसफुल हैं और आपको कोई मसला नहीं। टाइम टेबल पे एक्ट बेटा तभी होगा जब वो रियलिस्टिक होगा, जब वो आपको कुछ उसमें आपकी खेल कूद का भी सामान होगा, उसमें आपको जब अट्रैक्शन फील होगी, अच्छा ये कर लूँगा तो उसके बाद ये रिवॉर्ड है, तो फिर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो तो उसके लिए हमें, मुझे लगता है किसी दिन हमें स्पेशल एक सिर्फ क्वेश्चंस का एक सेशन रख लेना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह इस पे अब टाइम टू टाइम सेशंस करते रहेंगे। और ये आज सिर्फ इसकी शुरुआत है। अब इंशाल्लाह आगे आपको ये जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट है वो भी उस्ताद जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इंशाल्लाह आपको वो भी चीज़ें साथ साथ मिलती रहेंगी। मेरा ख्याल है कि हम इस आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। और अच्छा बेटा, मुझे बताइएगा 4981 ने मैसेज किया है कि उनका आंसर नहीं मैंने किया। आप अपना क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप अपना क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, मुझे नहीं मिला अभी तक क्वेश्चन आपका, वो कहीं ऊपर चला गया। बेटा गोल्डन टाइम हर किसी का अपना होता है। कुछ लोगों का माइंड जो है वो एक्टिव होता है जब सब सो जाते हैं, कुछ लोगों का एक्टिव होता है कि जब सुबह फजर का टाइम होता है, कुछ लोगों का ब्रेन जो है वो सोने से पहले बहुत एक्टिव हो रहा होता है, कुछ लोगों का सोने के बाद उठ के एक्टिव हो रहा होता है। तो इट्स प्योर पर्सनल चॉइस कि आपने कब पढ़ने का टाइम डिसाइड करना है और कब आपने जो है वो अपनी चीज़ों को अपने टाइम टेबल में क्या चीज़ कब रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई नहीं आपको बता सकता कि आप इस टाइम पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ा जाएगा, इस टाइम पे चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। कुछ लोगों को फजर के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, उनको नहीं चीज़ें याद रहती, वो उस वक्त नहीं पढ़ सकते। कुछ लोग जो है वो फजर के बाद बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। तो इट्स ऑल पर्सनल कि आपको किस तरह से सही लगता है।
जी बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम बल्क से अब आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सबका तो आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये है कि आप अपने क्वेश्चंस को लिख लें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, और आज के सेशन के लिए अल्लाह हाफिज़। आपकी मेरा ख्याल है अभी क्लास का टाइम है, तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।